तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, इसका इंग्लिश होगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। तो इसके अनुसार से हम दो भागों में पदार्थ को बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को हम फिर दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण ही होता है, तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। यौगिक का दो भाग होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, शुद्ध पदार्थ। इसका डिफिनीशन लिखिए शुद्ध पदार्थ का। हेडिंग डालिए शुद्ध पदार्थ, डिफिनीशन लिखिए। वैसे पदार्थ जिन्हें भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। फिर से डिफिनीशन दोहरा रहे हैं। वैसे पदार्थ जिन्हें भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ को लिखिए। शुद्ध पदार्थ को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। फिर हेडिंग डालिए तत्व। हेडिंग डालिए तत्व। तत्व क्या है? हो गया। तो इसका डिफिनीशन लिखिए। पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसे न ही विभाजित किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है उसे तत्व कहते हैं। हो गया। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, तत्व के एग्जाम्पल में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, लोहा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। ये जितने भी है सब तत्व है। तो तत्व का क्या, न ही विभाजित किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। फिर तत्व लिखिए। तत्व को निम्नलिखित तीन भागों में बांटते हैं। पहला लिखिए धातु, दूसरा लिखिए अधातु, तीसरा लिखिए उपधातु। अब हेडिंग डालिए धातु। हेडिंग डालिए धातु। धातु का इंग्लिश होगा मेटल। धातु का इंग्लिश होगा मेटल। मेटल हो गया। तो लिखिए वैसे तत्व जो प्रायः ठोस होते हैं, जिनमें चमक पाई जाती है तथा ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं तथा जो आघात वर्धनीय तथा तन्य होते हैं उसे धातु कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम इत्यादि। अब एक एक टर्म को समझ लेते हैं। पहला ठोस होना चाहिए, धातु ठोस। इसका एक अपवाद है, अपवाद में लिख लीजिए पारा यानी मरकरी। ये क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, धातु है। पहला ठोस होना चाहिए हम बोले। दूसरा क्या, चमक। धातु क्या है, चमकता है, उसका गुण होता है कि वो चमकता है। तीसरा ताप तथा विद्युत के सुचालक होता है। उससे धातु से क्या होता है कि उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। चौथा आघात वर्धनीय।
धातु आघात वर्धनीय होता है। तो आघात वर्धनीय का मीनिंग क्या हुआ? आघात वर्धनीय, इसका मीनिंग हुआ, इसका मतलब हुआ कि धातु आघात वर्धनीय होता है, यानी उसे पीट कर चादर का रूप दिया जा सकता है। तो लोहा क्या है? धातु है, तो उसका चादर बनाया जाता है। सोना क्या है? धातु है, उसका भी चादर बनाया जा सकता है। तांबा क्या है? धातु है, उसका भी चादर बनाया जा सकता है। एल्युमिनियम क्या है? धातु है, उसका भी चादर बनाया जा सकता है। तो जितने भी धातु होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं, यानी उसको पीट कर चादर का रूप दिया जा सकता है। चौथा हमने क्या बोला कि धातु तन्य होते हैं। तन्य मतलब इसका मीनिंग क्या होगा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डक्टाइल। एक एक बात मीनिंगफुल समझिएगा। तन्य मतलब होता है कि धातु को तान कर तार जैसा बनाया जा सकता है। तो एल्युमिनियम क्या है? धातु है, उसका क्या होता है? तार जैसा बनाया जाता है। लोहा क्या है? धातु है, उसका भी हम तार जैसे बना सकते हैं, उसका गुण होता है। सोना क्या है? धातु है, उसका भी हम तार जैसे, मतलब पतला पतला तार जैसा भी उसे बना सकते हैं। तो धातु हो गया। एक अपवाद में याद रखिएगा कि पारा धातु है, लेकिन वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी सब जितने भी धातु होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अब हेडिंग डालिए अधातु। अधातु हेडिंग डालिए, हेडिंग अधातु। इसका इंग्लिश होगा नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? अधातु। ठीक धातु के विपरीत गुण वाले होते हैं। न तो इसमें चमक पाई जाएगी, न ही ताप तथा विद्युत के सुचालक होंगे, न ही आघात वर्धनीय होंगे, न ही तन्य होंगे। तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। वैसे तत्व जिनमें चमक नहीं पाई जाती है, ताप तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, आघात वर्धनीय तथा तन्य नहीं होते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर इत्यादि। अधातु के गुण होते हैं ये। अधातु के अधातु को सामान्य तीनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं। अधातु सामान्य तीनों अवस्थाएं में पाए जाते हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे में लिखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है, जो कि अधातु है। ठोस अवस्था में सल्फर, कार्बन, आयोडीन पाया जाता है। तो आप लिख लिए। अब हेडिंग डालिए उपधातु। अब उपधातु की जब बात आई, उपधातु क्या होते हैं? धातु और अधातु के दोनों के गुण रखते हैं। ये दोनों के गुण के उभयनिष्ठ गुण वाले होते हैं। इस बात को आप समझने के लिए बात समझ सकते हैं, जैसे कि मेल हो गया और फीमेल हो गया, यानी पुरुष और महिला। इन दोनों में के दोनों गुण रखने वाले क्या होते हैं? जिन्हें हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। ठीक जिस तरह यहाँ है, ठीक उसी प्रकार धातु और अधातु के उभयनिष्ठ गुण रखने वाले को उपधातु कहते हैं। जैसे उपधातु के एग्जाम्पल लिखिए। उपधातु के एग्जाम्पल लिखिए। सिलिकॉन, बोरॉन, एंटीमनी इत्यादि। लिख लिए सिलिकॉन, बोरॉन, एंटीमनी इत्यादि। इसका एग्जाम्पल लिख लिए धातु के। अब हेडिंग डालिए यौगिक।
इसका डिफिनीशन लिखिए। दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात के संयोग से बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। फिर से डिफिनीशन दोहरा रहे हैं, लिखिए। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से बनने वाले पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन यानी CH4, इथेन C2H6, ग्लूकोज यानी C6H6O6, सुक्रोज C12H22O11 इत्यादि। अब इसमें एक बात है, निश्चित अनुपात का मीनिंग, निश्चित अनुपात के सहयोग से यौगिक बनते हैं। निश्चित अनुपात, जैसे कि हम H2O कहीं का भी पानी लेंगे, वो कितने अनुपात में बने होंगे? 1 अनुपात, यानी 1 ग्राम लाइए हाइड्रोजन, 8 ग्राम लाइए ऑक्सीजन, दोनों का मिलाइएगा तो क्या बनेगा? तभी जल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक। CO2 यानी CO2 जब भी हम लेंगे तो कितना अनुपात में होगा? 3:8 के अनुपात में, यानी 3 ग्राम लाइए कार्बन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यही यौगिक क्या होते हैं? निश्चित अनुपात के संयोग से बने होते हैं। यौगिक के गुण होता है कि वो अपने अवयवी तत्वों के गुण को नहीं रखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, जल H2O, इधर ध्यान दीजिए, जल H2O, तो इसमें H2O किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन क्या होता है? लिख लीजिए, हाइड्रोजन दहनशील पदार्थ होता है, यानी जलता है। हाइड्रोजन क्या होता है? जलता है, यानी दहनशील पदार्थ है हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन क्या है? दहन का पोषक होता है, यानी ऑक्सीजन दहन का पोषक होता है, यानी जलने में सहायता प्रदान करता है। जबकि इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना पदार्थ यानी जल आग को क्या करता है? बुझाता है। यानी न तो इसमें हाइड्रोजन का गुण रहा और न ही इसमें ऑक्सीजन का गुण रहा, यानी इनके अवयवी तत्वों के गुण इसमें विद्यमान नहीं रहे। तो इसलिए यौगिक का गुण होता है कि उनमें उनके अवयवी तत्वों के गुण विद्यमान नहीं रहते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक का गुण होता है कि निश्चित ताप पर यौगिक के द्रवणांक तथा क्वथनांक निश्चित होते हैं। अब द्रवणांक और क्वथनांक के मीनिंग क्या होगा? यानी इसका इंग्लिश होता है मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक। इसका इंग्लिश होता है बॉइलिंग पॉइंट। यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई ठोस द्रव रूप में बदलने लगे, उस न्यूनतम ताप को द्रवणांक कहते हैं। तो यौगिक का यह गुण होता है कि उनका द्रवणांक निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए किसी का द्रवणांक 2 डिग्री सेल्सियस है, 3 डिग्री सेल्सियस है, या 273 डिग्री सेल्सियस है, 275, यानी एक निश्चित होगा, रेंज में नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार क्वथनांक भी इसका यौगिक का निश्चित होता है, किसी रेंज में नहीं होता है। समझ में आ गया? बोर्ड बहुत हेडिंग ना लिए, यौगिक के प्रकार। तो यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। तो हेडिंग डालिए कार्बनिक यौगिक, हेडिंग डालिए कार्बनिक यौगिक। तो हमने कार्बनिक यौगिक क्या होता है कि सामान्यतः जीवित स्रोतों से मिलता है। कार्बनिक यौगिक जीवित स्रोतों से मिलता है, जैसे ग्लूकोज, विटामिन, वसा, प्रोटीन, सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो जीवित स्रोतों में पाया जाता है। तो इसका डिफिनीशन ही एक बना दिया गया है।
जीवित स्रोतों से पाए जाने वाले जिनमें कार्बन एक अवयव हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। का फिर से डिफिनेशन बोल रहे हैं, जीवित स्रोतों से पाए जाने वाले यौगिक जिनमें कार्बन एक अवयव हो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी उनमें कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन यानी कार्बन तत्व प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसे क्या है, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख सकते हैं, विटामिन, प्रोटीन, सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा, इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बन एक अवयव के रूप में पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक। अब हेडिंग डालिए अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, हेडिंग डालिए अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक क्या देखा गया, ये निर्जीव स्रोतों से पाए जाते हैं, जैसे चट्टान में होंगे, खनिज में। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, निर्जीव स्रोतों से पाए जाने वाले यौगिक को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, जिप्सम, तो यहाँ पे शुद्ध पदार्थ होता है समाप्त। अब हेडिंग डालिए अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, हेडिंग अशुद्ध पदार्थ को ही हम क्या बोल देते हैं, मिश्रण। इसका इंग्लिश लिख लीजिए, मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, मिश्रण क्या होता है, किसी भी दो पदार्थ को लीजिए, किसी भी तरह से किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, वो क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। कोई पदार्थ का मीनिंग क्या हो, तो नहीं तो तत्व हो गया, नहीं तो यौगिक हो गया। यानी इन्हीं को किसी भी अनुपात में लीजिए, मिला देने पर क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। तो इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। यौगिक में क्या था कि ये निश्चित अनुपात के संयोग से बने थे यौगिक, लेकिन इसमें कोई भी अनुपात नहीं होगा, किसी भी अनुपात में लेके बना देंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में लिख लीजिए, हवा, गैसोलीन, पीतल इत्यादि। अब हेडिंग डालिए, मिश्रण के प्रकार, हेडिंग डालिए, मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण को दो भाग में बांटते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है कि जिसमें अवयव का संगठन सामान्य होता है। अब संगठन का मीनिंग क्या हुआ, इसको पहले समझ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले एक हम उदाहरण लेंगे। जैसे कि हमने एक चीनी पानी का घोल ले लिया, चीनी पानी का घोल ले लिया, चीनी पानी का घोल ले लिया, चीनी पानी का घोल ले लिया। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि हम जो चीनी पानी का इसमें आपको हर तरह संगठन क्या होगा, सामान्य होगा, सामान्य होगा। कि मतलब आपको ये नहीं बता सकते हैं कि इधर पानी ज़्यादा है और इधर चीनी ज़्यादा है, ये तो कभी नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए इसका संगठन क्या है, सामान्य है। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, वैसा मिश्रण, डिफिनेशन लिखिए, समांगी मिश्रण हेडिंग डाल के, वैसा मिश्रण जिसमें अवयव का संगठन सामान्य होता है, समान मतलब बराबर,
अवयव का संगठन समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसके इंग्लिश होगा होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। अब विषमांगी मिश्रण का इंग्लिश होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे समांगी मिश्रण में उदाहरण में लिख लीजिए हवा। जैसे हवा में आप ये थोड़ी ना बता सकते हैं कि इधर नाइट्रोजन ज़्यादा है, इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है, इधर सल्फर। तो इसलिए हवा क्या है, समांगी मिश्रण है। और एग्जाम्पल में लिखिए गन पाउडर, गन पाउडर इत्यादि। अब हेडिंग डालिए विषमांगी मिश्रण, हेडिंग डालिए विषमांगी मिश्रण। तो यहीं पे हमने समझा दिया। हेडिंग डालिए विषमांगी मिश्रण, हो गया। इंग्लिश में लिख लीजिए इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जिनमें अवयव का संगठन सामान्य नहीं होता है। जैसे हम बता सकते हैं कि हाँ इधर इसके संगठन सामान्य नहीं होता है, इसको देखकर ही बताया जा सकता है। जैसे कि हम बालू और पानी को मिला दिए, बालू और पानी को, तो बालू क्या होगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और पानी ऊपर। यानी हम देख के बता देंगे कि इधर पानी ज़्यादा है और नीचे बालू है, ठीक है। यानी इसका संगठन क्या है, सामान्य नहीं है, समान नहीं है। तो इसके डिफिनीशन लिखिए, वैसा मिश्रण जिनमें अवयव का संगठन सामान्य नहीं होता है, वैसा मिश्रण जिसमें अवयव का संगठन समान नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए विषमांगी मिश्रण का। धुआं, धुआं क्या होता है, कार्बन तथा वायु कणों के मिश्रण होता है, कार्बन तथा वायु कणों का मिश्रण। धुआं, गन पाउडर, गन पाउडर ये क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है इत्यादि। तो यहाँ पे होता है अशुद्ध पदार्थ भी समाप्त। मिलेंगे किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन यानी संयोग के नियम। यानी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उसमें क्या क्या लॉ लगते हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, उसी को हम पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलेंगे किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको प्यारा से थैंक यू।